1 करोड़ रुपया है आपके पास, अगर 20 साल आप उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करोगे तो उसकी वैल्यू 35 लाख के बराबर हो जाएगी। ऐसी कौन सी मिस्टेक है जिससे हमें बचना चाहिए? और मार्केट में भी रिटर्न्स अगर आपको कोई बोल रहा है 12-15% से ऊपर आ रहे हैं तो उसमें चौकस रहिए, वो सेफ नहीं है। सर, पोर्टफोलियो एलोकेशन कब और कैसे करें? इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग इनटू कि ये खरीद लूँ, ये खरीद लूँ, ये खरीद लूँ, आप उसमें आपको डिफाइन मिल जाएगा कि अगले 3 साल में मेरे क्या गोल्स हैं, 3 से 5 साल में क्या गोल है और 5 से 10 साल या उसके बियॉन्ड क्या गोल है। जैसे कि अगर आपने एफडी में डाल दिया तो एफडी में तो ग्रोथ तो होगा नहीं, ग्रोथ तो होगा उसमें। जय हिंद दोस्तों, फिनविजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब ढूंढने वाले हैं कि अगर आपके पास 1 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस है तो उसको इन्वेस्ट कैसे किया जाए, रेगुलर इनकम भी हो और थोड़ा सा ग्रोथ भी हो ताकि इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो ये जो क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं, तो इनको समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संदीप महलवार, जो आपके फाइनेंशियल प्लान को सिंपल और इफेक्टिव बनाते हैं। जय हिंद सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू अमिता, जय हिंद। एंड यस, रिटायरमेंट प्लान में जरूरी है एक बैलेंस बना के चलना जिसमें आपको कैपिटल भी प्रिजर्व हो, रेगुलर इनकम भी आती रहे और ग्रोथ भी हो जाए, क्योंकि ये तीनों जरूरी हैं, और थोड़ी लिक्विडिटी भी हो। कुछ लोग सोचते हैं कि जो रिटायरमेंट कॉर्पस मिला है उसको टोटली सेफ कर दें, तो सेफ्टी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं वो कि उसमें ग्रोथ भी जरूरी है, अदरवाइज वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू, परचेज पावर पैरिटी होती है, वो कम होती चली जाएगी। तो चलो आज सीखते हैं कि अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को कैसे हम इन तीनों मापदंडों पे खरा उतारें, कैसे इन तीनों को यूज करें जिसमें आपकी कैपिटल भी प्रिजर्व हो, रेगुलर इनकम भी मिलती रहे और ग्रोथ भी हो जाए। आइए शुरू करते हैं। सर, रिटायरमेंट कॉर्पस को इन्वेस्ट करने से पहले हमें अपने गोल को कितना क्लियरली डिफाइन करना चाहिए? क्या कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन है? यस, जब आपका रिटायरमेंट कॉर्पस मिला, पहले तो ये समझे कि रिटायरमेंट कॉर्पस जो मिला है आपको, फौजियों के बारे में बात करें तो 1.25 करोड़ मिलता है, बहुत बड़ी अमाउंट होती है, और शायद आपको पहली बार और आखिरी बार शायद इतनी बड़ी अमाउंट आप देख रहे हैं जो आपके अकाउंट में है। तो ध्यान रहे कि आपको इतना पैसा हैंडल करने की अभी तक आदत नहीं है, तो केयरफुली हैंडल करें। दूसरा, यस, इसको आप अपने गोल्स के हिसाब से अलाइन करिए। तो रिटायरमेंट कॉर्पस के बारे में जहाँ तक बात है कि हमने पहले भी कई बार डिस्कशन किया है, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि आपको क्या क्या मिलता है, और हमने तो 8th पे कमीशन पे भी एक बार बात की थी कि भाई 8th पे कमीशन के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको क्या उससे पहले पीएमआर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो उसके प्रोस एंड कॉन्स, उसका भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लें। दूसरा, रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए एक हमने स्ट्रेटेजी शेयर की थी जो काफी पॉपुलर है, आज के दिन तकरीबन 275 लोग उसको सब्सक्राइब्ड है, कि वो 2 बकेट स्ट्रेटेजी। तो वो एक आइडियल स्ट्रेटेजी है आपके इन्वेस्टमेंट की। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं कि आज का सवाल क्या है कि भाई इसको हम कैसे अलाइन करें अपने गोल्स के बारे में। तो बहुत जरूरी है कि अपना इन्वेस्टमेंट सदा ही गोल के हिसाब से हो। जब आपको रिटायरमेंट कॉर्पस मिला है, पहले तो उसको टेक होल्ड करें कि भाई कितना है। दूसरा, अभी आपके लाइफ गोल्स क्या क्या पेंडिंग है, क्या आपने घर ले लिया, नहीं ले लिया, तो उसके लिए क्या आपको कॉर्पस चाहिए इसमें से, वो आपने देखना है। दूसरा, आपके बच्चे की स्टेज पे हैं, अगर बच्चे ग्रेजुएशन हो गए हैं और उनकी जॉब लग गई है तो उनकी नॉर्मल जिम्मेवारी तो खत्म हो गई। अगर नहीं है तो आपका बेटा कब ग्रेजुएशन होगा, उस टाइम पे आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ सकती है, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहा है या इंडिया से बाहर जा रहा है। दूसरा, आपके बच्चे हैं तो उनकी शादी करोगे, वो आपकी जिम्मेवारी है। तो आज ही कैलकुलेट करें कि आपके एक बच्चा है, 2 हैं, उसके हिसाब से उनकी शादी में कितने पैसे लगेंगे। तो आम तौर पे 25 से 30 लाख रुपए की एक अफसर अपनी बेटी की शादी करता है, तो 25 से 30 लाख आज है, लेकिन अगर बेटी की शादी 5 साल बाद है तो अभी ऑब्वियसली 25-30 में नहीं होगा, उसमें इन्फ्लेशन फैक्टर करिए। तो उस हिसाब से आप पेन डाउन करिए, आप टेक होल्ड करिए कि आपके गोल्स क्या हैं, और उनको स्टेज वाइज किस किस स्टेज पे किस किस पीरियड में वो आ रहे हैं, उसमें आप कितना कितना एलोकेशन करना चाहोगे। एंड उसमें इन्फ्लेशन जरूर फैक्टर इन कर लें, और आपकी करंट स्टेट क्या है, कितना पैसा है, उसको प्रायोरिटी वाइज, हो सकता है सारे गोल्स के लिए आपके पास पैसा ना हो, तो उसका प्रायोरिटी देके
आप उस पैसे को उस तरफ से अलाइन करिए। जब आप ये सब करोगे तो आपके पास एक क्वांटिफाइड एंड डिफाइंड रिजल्ट आ जाएगा कि भैया कहाँ पे मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, नहीं तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करोगे तो बेस्ट होगा। तो उस हिसाब से आपको वो भी मिल जाएगा कि भाई इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग इनटू कि ये खरीद लूं, आप उसमें आपको डिफाइन मिल जाएगा कि अगले 3 साल में मेरे क्या गोल्स हैं, 3 से 5 साल में क्या गोल है, और 5 से 10 साल या उसके बियॉन्ड क्या गोल है। एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू चूज द इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि पहले 3 साल वाले पैसे को तो बिल्कुल भी रिस्क पे नहीं डालना है, तो डेट ओरिएंटेड होना चाहिए। 3 से 5 वाला बैलेंस फंड में जा सकता है, मल्टी एसेट्स में जा सकता है, और 5 का बियॉन्ड जो है आपका इक्विटी डाइवर्सिफाई में जाना चाहिए। एंड दैट इज द आइडियल वे। और जहां जहां आपको जरूरत है तो उसमें आप एड ऑन भी करना पड़ेगा, क्योंकि उस गोल का आपके पास पैसा नहीं है। इसमें चाहो तो हमारा रिटायरमेंट कैलकुलेटर है, हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, उसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। अदरवाइज आप ऑनलाइन भी जाएंगे तो आपको रिटायरमेंट कैलकुलेटर मिल जाते हैं, तो वहां से आप यूज करके आप अपना डिसाइड कर सकते हो। सर, पोर्टफोलियो एलोकेशन कब और कैसे करें? यस, पोर्टफोलियो पहले तो बैलेंस होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि टोटली मैंने सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में डाल दिया है और ग्रोथ में कुछ नहीं डाला, अदरवाइज आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, थोड़े दिन बाद आपकी पैसे की वैल्यू डाउन होने लगेगी। क्योंकि आज 1 करोड़ रुपया है आपके पास, अगर 20 साल आप उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करोगे तो उसकी वैल्यू 35 लाख के बराबर हो जाएगी। अगर आपकी इन्फ्लेशन, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन 8 से 10% है जो हम सबकी है, अगर 8 से 10% से कम वो ग्रो हो रहा है तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। क्योंकि सेफ इंस्ट्रूमेंट तो एफडी हुआ या ऐसे टाइप इंस्ट्रूमेंट हुए तो 7-8% दे रहे हैं, तो वो नहीं करना है, तो बैलेंस करना। तो कैसे जाना है? पहले तो जो कुछ पोर्शन डेट में रखना है, कुछ पोर्शन इक्विटी में रखना है, वो आप डिसाइड कर लीजिए आपने किस हिसाब से करना है, या किसी की सलाह ले लीजिए। तो डेट में आपके आते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, अगर आपको फिट होती है वो बिल्कुल उसको सब्सक्राइब करिए, लेकिन उसका एक्चुअल रिटर्न्स क्या है उसको देखने के लिए आप हमारी तो कुछ दिन पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे एक एग्जॉस्टिव हमने डिस्कशन किया था, और काफी लोगों ने उसको, कई हजार लोगों ने, 30-40 हजार लोगों ने उस वीडियो को देखा है, फौजियों ने। तो उसको आप देख लें, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि रियल रिटर्न्स क्या है। तो कुछ पोर्शन आज के दिन 30 लाख की लिमिट है, उसमें डालिए। कुछ आप आरबीआई बॉन्ड्स में डाल सकते हो, या पोस्ट ऑफिस एफडीज वगैरह कर सकते हो। तो उसमें आप इन्वेस्ट करिए, तो क्या आपको डेट का हो सके तो आप डेट फंड में डालिए, वो उससे भी बेटर होगा। तो दूसरा है रिमेनिंग पोर्शन को, जो 40-50% आपका हो सकता है, उसको आप एग्रेसिव एसेट्स में डालिए। एग्रेसिव एसेट्स में आपके इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड आते हैं, रीट्स आते हैं, इन्वेट्स आते हैं, तो आपके इवन रियल एस्टेट भी आती है उसमें, इवन गोल्ड भी उसमें आता है। तो इन सबका एक मिक्स पोर्टफोलियो बनाइए, तो आपको ग्रोथ भी मिलेगी और कैपिटल प्रिजर्वेशन भी मिलेगा, और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की जो है विड्रॉ करने की कंडीशंस या उसको ब्रेक डाउन करने की कंडीशन, लिक्विड कंडीशंस अलग होती हैं। तो आप उसको अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज वे में उसको आप बीच में जरूरत पड़े तो इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन एक ही एफडी में सारे डाल दिया और कल को आपको उसमें से अमाउंट निकालना पड़ गया, तो आप अगर उसको ब्रेक करोगे तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो डाइवर्सिफाइड वे में जाएं, वेरियस इंस्ट्रूमेंट जो अवेलेबल हैं तो उसमें जाइए। मेरा रिकमेंडेशन तो होगा कि फाइनेंशियल एसेट्स और मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो बेटर रिटर्न्स आ सकते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू पॉसिबल हैं, लेकिन आप अपनी कंफर्ट देखिए, उस हिसाब से लगाइए। सर, आपने बहुत ही अच्छे वे में समझाया कि हमें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए। सर, मेरा अगला सवाल है कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है और ये रिटायरीज को कैसे मदद कर सकता है? SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जो कि मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट से आप रेगुलरली पैसे ले सकते हो, एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही अच्छा टूल है, जिसके थ्रू आप अपनी रेगुलर इनकम के लिए उसको यूज कर सकते हो। उसमें होता क्या है, आपने मान लीजिए 1 करोड़ रुपए लगाए और 1 करोड़ पे आप 50,000 रुपए निकालना चाहते हो, तो आप जिस दिन चाहो, जिस डेट को चाहो, उस डेट को आपके वो पैसे आ सकते हैं।
ओके। आप चाहते हो कि फर्स्ट को आए तो फर्स्ट को आ जाएंगे, आप बोलते हो 15 को आए तो 15 को आ जाएंगे, आप चाहते हो कि भाई मुझे रेगुलर नहीं चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, तो हर 3 महीने में आ जाएंगे, आप बोलते हो मेरी एनिवर्सरी पे आए तो उस दिन पॉसिबल है। तो ये टोटली अंडर योर कंट्रोल होता है। और इसमें क्या होता है, जब आपने पैसे लगाए तो वहां पे कुछ यूनिट्स आई एज पर दी एनएवी और आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स आ गई और वो यूनिट्स बढ़ती जा रही हैं, मार्केट बढ़ रही है, तो उस हिसाब से आप जब बोलोगे मुझे 50,000 चाहिए तो 50,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स उसमें बिक जाएंगे और आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो ये पॉसिबल है आपकी एफडी में भी, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। जब एफडी में आप विड्रॉ होता है तो जनरली इंटरेस्ट विड्रॉ होता है, जो हम सब लोग 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल होता है। तो 1 करोड़ रुपए मान लीजिए आपको 7 लाख, मान लो आपको 7% ब्याज मिल रहा है, तो आपके साल में 7 लाख ब्याज हुआ, 7 लाख आपने विड्रॉ किया, 7 पे 30% तो टैक्स कट जाएगा आपका, तो अराउंड 4.8% रिटर्न्स मिले। तो 4.8 को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो 40,000 पर मंथ ही हाथ में आए। सेम चीज अगर मैं SWP के थ्रू करूंगा तो मैंने कुछ इन्वेस्ट किया, उसका कुछ ग्रोथ हुआ, जब मैं विड्रॉ करूंगा तो मेरा कुछ अमाउंट प्रिंसिपल से आएगा, कुछ गेन्स का आएगा, दोनों कंपोनेंट आएंगे। जब दोनों कंपोनेंट मेरे अकाउंट में आएंगे तो पहली बात तो इसमें आपको 30% टैक्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में 12.5% टैक्स होता है। तो पहले तो उसमें 1.25 लाख रुपए टैक्स फ्री भी होता है हर साल, तो पहला 1.25 लाख जो गेन कंपोनेंट है वो टैक्स फ्री होगा अगर आपको लॉन्ग 1 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कमाओ। उसके ऊपर जो होगा उस पर 12.5% टैक्स होगा, तो परसेंटेज में भी टैक्स कम है और छूट भी है। तो और जब आपका निकल रहा है तो कुछ प्रिंसिपल निकल रहा है, उस पर तो टैक्स लगेगा नहीं, केवल गेन कंपोनेंट पे लगेगा, तो इसमें टैक्स कम हो जाता है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, आपको मार्केट की ग्रोथ भी मिलती है और आपको जब चाहो विड्रॉ कर सकते हो और टैक्स इम्प्लीकेशंस भी बहुत कम है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है और ये टूल है जो आपको जरूर यूज करना चाहिए। टोटली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या जो पोस्ट ऑफिस स्कीम या बैंक एफडी पे रिलाई ना करें, इवन फॉर द रेगुलर इनकम, दिस इज अ गुड टूल दैट यू मस्ट यूज। एंड इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो कैलकुलेट करके बता देता हूं। तो जिसमें 1 करोड़ रुपए किसने डाले और 50,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है और 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, और 10 साल के पीरियड में अगर उसका टैक्स ब्रैकेट 30% है, तो SWP के थ्रू अगर वो 50,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है तो उसके कैपिटल गेन्स जो आए पहले साल, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होंगे, वो 21,509 है, और अगले साल आए 59,000 और उससे अगले साल आए 94,000। पहले साल तो उसको छूट नहीं मिलेगी क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लेकिन उसके बाद उसको हर साल छूट मिलेगी 1.25 लाख की। तो इसलिए उसके जो कैपिटल गेन टैक्स पड़ेगा, पहले साल पड़ेगा कुल 4,302 और अगले 2 साल 0, उसके बाद 300, और ऐसे बढ़ते बढ़ते उसका टोटल जो कैपिटल गेन पड़ा अगले 10 साल में जो टैक्स देना उसको पड़ा वो 79,498 है। लेकिन अगर वो एफडी में से विड्रॉ कर रहा है तो उसमें जो 6 लाख रुपए हर साल विड्रॉ कर रहा है उसको पूरे के पूरे पे उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। उसका टोटल टैक्स होगा 18,24,000। तो वहां पे 30% टैक्स हुआ और यहाँ पे कुल 1% टैक्स हुआ SWP में, और ये आपका मनी फ्लो, इस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। सर, क्या रिटायरीज को एन्युटी प्लान करने चाहिए? देखो, एन्युटी प्लान वो होते हैं जिसमें जनरली वो इंश्योरेंस कंपनियां देती हैं, जिसमें आपको पैसा देते हो, लमसम भी दे सकते हो, ओवर ए पीरियड टाइम भी देखो, और वो रेगुलरली आपको इनकम देते हैं। ये इतने पॉपुलर नहीं है, एंड पॉपुलर ना होने का रीजन है इन पे जो है हमें जो एक्चुअल रिटर्न्स मिलते हैं बहुत कम होते हैं, और जनरली वो रेंजेस अराउंड 5 to 6% में ही सारे एन्युटी प्लान्स के रिटर्न्स मिलते हैं। उस कहने के लिए सो कॉल्ड गारंटी होती है, लेकिन आपका कैपिटल धीरे धीरे कम होता रहता है। दूसरा है, इसमें आज के दिन अगर आप 5 लाख से ऊपर लगा रहे हो पर साल आपकी किस्त, तो उसमें आपको टैक्स भी देना पड़ता है, और अभी तक तो GST भी था, तो वो भी है। तो ये इतने पॉपुलर नहीं है, इन पे पूरा रिलाय ना करें। इससे बेटर होगा जो हमने डिस्कस किया, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान फ्रॉम ए म्यूचुअल फंड स्कीम विल गिव यू मच बेटर रिटर्न्स। अगर आपको इक्विटी पे भी भरोसा नहीं है, अगर आप डेट में तो जा सकते हो जो कि लेस वोलेटाइल होते हैं और आपको एफडी प्लस रिटर्न्स देते हैं, तो उसमें भी आप रखोगे तो उसमें भी आपको टैक्स तब देना पड़ेगा
ठीक है। अदरवाइज आपके आर्बिट्राज फंड्स होते हैं, और आर्बिट्राज प्लस फंड भी आ गए हैं अभी तो, जो कि लेस वोलेटाइल होते हैं लेकिन एफडी से बेटर रिटर्न दे देते हैं। और इक्विटी टैक्सेशन होता है, इक्विटी टैक्सेशन होता है 12.5%, और डेट टैक्सेशन होता है आपका 30%। तो आपको वहाँ टैक्स भी बच जाएगा और लिक्विडिटी भी मिलेगी। ये इतने पॉपुलर नहीं है और इन पे रिलाई भी ना करें तो बेटर है, क्योंकि रिटर्न्स हमें 6% लेने हैं तो मैं पैसा क्यों फंसाऊं अपना। सर, रिटायरमेंट इनकम पर भी एक टैक्स कंसिडर्ड होता है। करेक्ट। तो रिटायरी उसमें 1 करोड़ के कॉर्पस, रिटायरमेंट कॉर्पस में से पैसा निकालता है, उस पर टैक्स भी कैसे ऑप्टिमाइज होता है? ओके, पहले तो जो हमारा रिटायरमेंट कॉर्पस होता है, जो भी आता है हमें रिटायरमेंट के टाइम, वो सब कुछ टैक्स फ्री है, जिसमें आता है आपका लीव एनकैशमेंट, ग्रेचुइटी, इंश्योरेंस, जो डिपार्टमेंट इंश्योरेंस होते हैं, जैसे AGIF है हमारा, NGIF है, AFGI है ना, तो वो सब जो एनरोलमेंट्स हैं वो सारे टैक्स फ्री होते हैं। लेकिन आपकी पेंशन टैक्सेबल, इवन कम्यूटेड कॉर्पस टैक्स फ्री होता है, ठीक है। लेकिन आपकी जो रेगुलर इनकम है, जो जैसे कि पेंशन हुआ उसके बाद, तो वो टैक्सेबल होती है। दूसरा, इस इन्वेस्टमेंट को, इस अमाउंट को जो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस 1.25 करोड़ रुपए मिला है, उसको जब आप इन्वेस्ट करेंगे उस पे जो गेन करेंगे वो टैक्सेबल होगा, है ना। उसके बाद आप रिटायरमेंट के बाद कुछ काम भी करेंगे तो उसमें जो इनकम आएगी वो भी टैक्सेबल है एज पर योर टैक्स स्लैब। तो इनके लिए जो हमारे जो सर्विस के टाइम भी हमने टैक्स बेनिफिट्स लिए हैं जिस स्कीम में, वो स्कीम चालू रहेंगी। लेकिन अभी आ गया है न्यू टैक्स रेजिम ऑल्सो, तो जनरली लोग अलाइन कर रहे हैं न्यू टैक्स रेजिम इज मच बेटर, क्योंकि उसमें 12 लाख रुपए तक वैसे ही टैक्स फ्री है। तो इसमें आप जरूर यूज करें। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको TDS नहीं कटेगा 50,000 तक, अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम है तो आप उसको यूटिलाइज करिए। दूसरा, ATC के बेनिफिट्स तो जारी हैं, अगर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम है तो उसको आप यूज करते रहिए। तीसरा है, जब आप इन्वेस्ट करें तो टैक्स फ्रेंडली स्कीम्स में इन्वेस्ट करें। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको रेगुलर इनकम के लिए चाहिए तो SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है, उसमें आपको टैक्स इम्पैक्ट कम होता है वर्सेस FDs या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, उसमें तो टैक्स पूरा लगता है, तो उनको यूज करिए। और अगला है कि आप जो है अपनी टैक्स प्लानिंग करिए, क्योंकि कैपिटल गेन्स जो है उसको स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो आप। मतलब कि आप वही पैसा निकालें अपने इन्वेस्टमेंट से, जो कि देखो FD में तो अगर आपने डाल दिया तो एनुअल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और एनुअल इंटरेस्ट पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर सेव पैसा मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लगा रहे हो, जहां पे आप विड्रॉ नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, तो उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो टैक्स भी इन्वेस्टेड रहेगा और टैक्स पे जो गेन्स आएंगे वो आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा उसका। तो आप उसको आप एक स्ट्रेटेजी बनाइए, टैक्स सेविंग स्ट्रेटेजी बनाइए, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी बनाइए। उस हिसाब से आप उस पैसे को इन्वेस्ट करिए और बाद में निकालिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको मदद चाहिए तो हम टैक्स फाइलिंग और टैक्स ऑप्टिमाइजेशन में एट फिनविजन वी कैन हेल्प यू आउट, यू कैन रीच आउट टू अस आल्सो। तो यस, टैक्स प्लानिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टैक्स देना भी इन ए वे लॉस इन इनकम है ना, तो ऑप्टिमाइज करिए। मैं ये नहीं कह रहा टैक्स चोरी करिए, लेकिन टैक्स में जो प्रोविजंस हैं उसको ऑप्टिमली इस्तेमाल करके आप कम टैक्स पे कर सकते हैं और ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफस्टाइल को अच्छा करने में। सर, कुछ रिटायरीज के पास 1 करोड़ का कॉर्पस होता है, इसके बाद भी वो कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हैं। ऐसी कौन सी मिस्टेक है जिससे हमें बचना चाहिए? देखो, जब रिटायरी में कॉर्पस आता है उसमें कई सारी मिस्टेक्स हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं जो लोग कर देते हैं। दूसरा है, कुछ लोग तो लालच में आ जाते हैं, जैसे ही पैसे आए, जैसे कहावत है कि जहां गुड़ होगा वहां मक्खियां तो आएंगी। तो आपके पास कॉर्पस है तो लोग अट्रैक्ट होंगे कि भाई फौजी है, रिटायर होके आया है, इसके पास पैसे हैं, तो वो आपको नई नई स्कीम्स लेके आ जाते हैं। और नए कुछ एक इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं कि भाई डाल दो बस साल भर में पैसे डबल, तो उनमें ना जाएं। तो एनीथिंग दैट गारंटीज यू ग्रोथ मोर देन FD इज ए क्वेश्चन मार्क। और मार्केट में भी रिटर्न्स अगर आपको कोई बोल रहा है 12-15% से ऊपर आ रहे हैं, तो उसमें चौकस रहिए, वो सेफ नहीं है, कुछ तो है उसमें हिडन। क्योंकि मार्केट में भी 12-14% से ऊपर रिटर्न्स विद वोलेटिलिटी आएंगे, वो भी सेफ नहीं है।
तो 7% से ऊपर कुछ भी सेफ तो नहीं है, तो इनसे ध्यान रहे। कुछ लोग हैं कि उसको ओवर कॉशियस होके एकदम सेफ्टी की तरफ चले जाते हैं और धीरे धीरे आप वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जैसे कि अगर आपने एफडी में डाल दिया तो एफडी में तो ग्रोथ तो होगा नहीं, ग्रोथ तो होगा उसमें, अगर एफडी आपको ग्रोथ देगी टैक्स कट कटा के 5%, लेकिन आपका जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है वो तो 8 से 10% से बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी और आपने लाइफस्टाइल में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आज आपको नहीं होगा लेकिन थोड़े दिन बाद होगा। अगला मिस्टेक है, लोग जो है जब उसके पास कॉर्पस होता है तो उसको इन्वेस्ट तो कर देते हैं लेकिन उसको अर्ली विड्रॉल कर लेते हैं। ध्यान रहे, आप 50-55 साल की एज में रिटायर हो रहे हो, 54 साल में हम फौजी रिटायर होते हैं, तो अभी आपकी तकरीबन 35 से 40 साल उम्र बाकी है जो आपने बितानी है, जिसमें आपके मेडिकल कॉस्ट बढ़ेंगे, हो सकता है कुछ लायबिलिटीज बढ़ जाए, लाइफस्टाइल तो बढ़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए अर्ली विड्रॉल ना करें, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ना देखें, उसको इन्वेस्टेड रहने दें और धीरे धीरे करके उसको ग्रोथ होने दें और बाद में विड्रॉ करें तो बेटर होगा। अगला मिस्टेक है इग्नोरिंग मार्केट वॉलेटिलिटी, जिसमें मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं 12-14% तो मार्केट में आराम से रिटर्न्स बन जाते हैं और उस हिसाब से वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। नहीं, मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है। जो आपका विड्रॉल का पैसा है, जहां से आप SWP कर रहे हैं, रेगुलर इनकम ले रहे हैं, वो टोटली सेफ होना चाहिए। तो कभी भी वॉलेटाइल फंड से आप SWP ना करें, क्योंकि आपकी वैल्यू डाउन हो गई। मार्केट तो वॉलेटाइल होता है शॉर्ट टर्म में, अगर मार्केट वैल्यू डाउन हो गई तो आपका कॉर्पस जो आपको 1 करोड़ में से अगर 50,000 निकाल रहे हो, अगर 1 करोड़ घट के अगर 70 ही रह गया, मार्केट 30% गिर सकती है, तो आप 50 नहीं निकाल रहे हो, आप जो है 80,000 रुपए निकाल रहे हो, क्योंकि आपका उस हिसाब से पोर्टफोलियो डाउन हो गया। तो अर्ली विड्रॉल ना करें और मार्केट वॉलेटिलिटी को समझें और उस हिसाब से अपना एक स्ट्रेटेजिक व्यू बनाएं अपने विड्रॉल प्लान के लिए भी। अगला है नोट रिव्यूइंग और नोट रीबैलेंसिंग दी पोर्टफोलियोज। वो गलत हो सकता है, क्योंकि आज आपने इन्वेस्ट किया है, आपके गोल आज अलग हैं, कल आपके गोल चेंज हो रहे हैं, तो उस हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट भी रिव्यू करने पड़ेंगे और मार्केट चेंज हो जाती है, तो उस टाइम पे रिव्यू करें। जैसे कि मेरे पास एक वेरी सीनियर ऑफिसर्स आए थे, तो उन्होंने 2014 में वो रिटायर हुए और सारे का सारा पैसा, उस टाइम पे मार्केट वॉलेटाइल थी, तो सारे का सारा पैसा उन्होंने डेट फंड में डाला हुआ था। और वो मेरे पास आए पिछले साल, तो उन्होंने देखा कि डेट फंड में उनको एनुअल ग्रोथ 6% भी नहीं हुआ है पिछले 10 साल में, लेकिन उन्होंने रिव्यू नहीं किया, डेट में रहने दिया। भाई 2014-15 में डेट फंड्स अच्छे थे, वो अच्छा रिटर्न देते थे, लेकिन उसके बाद आगे आधे डेट फंड्स तो सेग्रीगेट और साइड पॉकेटिंग भी हुआ, जैसे इन फ्रैंकलिन का हुआ और बाकी भी हुए, तो उसमें उन्होंने एफडी से भी कम रिटर्न्स गेन किए, क्योंकि उन्होंने अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस नहीं किया, रिव्यू नहीं किया। वो जरूरी था, उनके एडवाइजर ने भी करना चाहिए था, उन्होंने भी करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। तो उनके 6% का ग्रोथ है, तो जो कि बहुत कम है। तो रीबैलेंसिंग, रीअलाइनमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम इज ए नेसेसिटी। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि बंदर की तरह रोज इस पेड़ से उस पेड़ पे छलांग लगाते रहो, वो भी नहीं होता, ठीक है। उसमें क्योंकि जब भी रीबैलेंस करोगे उसके टैक्स इम्प्लीकेशंस होंगे, ट्रांसमिशन लॉसेस होंगे, किसी में एग्जिट लोड वगैरह भी होते हैं, वो कंसिडर करके रीअलाइन जरूर करें। कभी कुछ सेक्टर चल रहा होता है, कभी दूसरा, तो उसमें मार्केट से अलाइन रहो, अलर्ट रहो, अवेयर रहो, वो एक तरीका है। इन सब के लिए एक अच्छा एडवाइजर आपके काम आ सकता है। सर, ये कॉमन मिस्टेक जो आपने बताई है, अब हमारे व्यूवर्स भी सतर्क रहेंगे कि ऐसी मिस्टेक वो ना करें, उनसे बचे, यही एम था। बिल्कुल। सर, अगर मैं आपको बोलूं कि 5 टिप्स दीजिए उन लोगों के लिए जो 1 करोड़ का कॉर्पस इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो वो क्या होंगे? ओके, सबसे पहला है 1 करोड़ का कॉर्पस है, बी हैप्पी, एक पार्टी करिए, अपने फैमिली को थोड़ा सा खुश रखिए, क्योंकि आप रिटायर हुए हैं, हाँ जी, ठीक है। एक कुछ 4-5% तो आप अपने
उस पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे इस्तेमाल करिए। Okay. टिप नंबर 1 होगा, रिटायरमेंट प्लानिंग अगर नहीं किया है तो जल्दी करो, जिससे कि आपका पैसा सेफ रहे और वो ग्रो करे। टोटली इक्विटी पे रिलाय ना करें और टोटली सेफ्टी पे रिलाय ना करें, फिक्स इनकम पे या एफडी पे रिलाय ना करें, बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं। Okay. तीसरा है, जो कुछ अच्छी स्कीम्स हैं जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हुई, अगर एफडी वगैरह में जा रहे हैं तो उनको जरूर कंसिडर करें और टाइमली इन्वेस्ट करें, क्योंकि फौजियों के लिए विद इन 1 मंथ आपने करना होता है। लेकिन करने से पहले मैं बोलूंगा कि हमारा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे जो कुछ दिन पहले ही हमने एक एग्जॉस्टिव वीडियो बनाया है, उसको जरूर देखें। उसमें आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग जाएंगी, प्रोस एंड कॉन्स पता लग जाएंगी। समझदारी से इन्वेस्ट करिए। चौथा टिप होगा कि रेगुलर इनकम के लिए एफडी इंटरेस्ट या सीनियर सिटीजन के जो रिटर्न्स हैं उस पे ना रिलाय करके सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान फॉर म्यूचुअल फंड से करेंगे तो आपको टैक्स भी बचेगा और ग्रोथ भी मिलेगी और रेगुलर इनकम में फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी। तो ये 4 हुए। 5वां होगा कि जो आपने जो रेगुलर इनकम निकालनी है, बड़ी इनकम एकदम कॉर्पस से ना निकालें, उसको थोड़ा ग्रोथ होने दें और अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू करें, उसको रीबैलेंस करें, रीअलाइन करें अपने गोल्स के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से। कर सकते हैं तो खुद करिए, नहीं तो किसी की सलाह लीजिए। अच्छा ट्रस्टेड एडवाइजर इसमें आपको मदद कर सकता है। और अपने रिटायरमेंट को सफल बनाइए, सुखद बनाइए और एंजॉय करिए। और अभी आप रिटायर हो गए हैं तो पैसे को एंजॉय करने के लिए बना हुआ है, उसको टोटली सेफ या टोटली रिस्क में ना डाल के उसको बैलेंस अपने हिसाब से उसको इन्वेस्ट करो एंड एंजॉय योरसेल्फ। तो दोस्तों, हमने जाना आज की वीडियो में कि ऐसे बहुत सी मिस्टेक है जो कि हमें नहीं करनी चाहिए जब हमें अपना रिटायरमेंट कॉर्पस मिलता है, और अपना पोर्टफोलियो रीअलाइन भी करना चाहिए टाइम टू टाइम। और अगर आप खुद से कर सकते हैं अब तो आप खुद से कीजिए। अगर आप ट्रस्टेड फाइनेंशियल एक्सपर्ट के थ्रू कराना चाहते हैं तो फिनविजन को कंसीडर कीजिए। जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू एंड हैप्पी रिटायरमेंट।